23 मार्च 1931 शाम के 7:33 लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर का माहौल भारी था। जेल की लंबी गलियों में अंधेरा उतर आया था। सिर्फ कुछ टिमटिमाती लालटेनें जल रही थीं। लोहे का बड़ा सा दरवाजा चरमराकर खुला और उसके पीछे से कदमों की आहट आई। 3 जवान, हाथ बंधे, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में अटूट चमक। सामने मौत खड़ी थी, लेकिन यह मौत किसी हार का प्रतीक नहीं, बल्कि एक नए युग का ऐलान थी। रस्सी की खनखनाहट हुई और फिर एक ऐसी चुप्पी जो आने वाले कई दशकों तक गूंजती रही। ये सिर्फ एक फांसी नहीं थी, ये थी वो चिंगारी जिसने एक साम्राज्य की नींव हिला दी। उस चिंगारी का नाम भगत सिंह। आपने उनके बारे में सुना है, स्कूल की किताबों में, देशभक्ति के गीतों में और फिल्मों में, लेकिन आज हम उनके बारे में वो बातें करेंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। ये कहानी जेल की पीली पड़ चुकी डायरी के पन्नों में छुपी है, अधूरे खतों में जो उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को लिखे, और अदालत की पुरानी फाइलों में जिनमें उनके मुकदमे के हर शब्द दर्ज हैं। यह सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं, यह कहानी है एक सोच की, एक दर्शन की और उस इंसान की जिसने मौत को हंसते हंसते गले लगाया। 28 सितंबर 1907 लायलपुर जिले के बंगा गांव में, जो अब पाकिस्तान में है, एक बच्चे का जन्म हुआ। जिस घर में वह पैदा हुआ वहां देशभक्ति हवा में घुली थी। पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह तीनों अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ चुके थे। अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल झट्टा आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। यह वो माहौल था जिसमें भगत सिंह की आंखें खुली। कहा जाता है उन्होंने बचपन में पहली बार आजादी शब्द अपने घर में सुना और इसे खेल खेल में अपनाया। जब वो सिर्फ 8 साल के थे, जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। 13 अप्रैल 1919 हजारों लोग बैसाखी के मेले में इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने बिना चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। 379 आधिकारिक मौतें, लेकिन असली संख्या कहीं ज्यादा थी। अगले ही दिन भगत सिंह खेत में गए, एक बोतल में पानी डाला और उसमें मिट्टी भरकर बंदूक का पेड़ लगाने लगे। परिवार वालों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने मासूमियत से कहा, यह बंदूक का पेड़ है जिससे मैं अंग्रेजों को भगाऊंगा। इतनी छोटी उम्र में भी उनका खेल लड़ाई और आजादी के इर्द गिर्द घूमता था। 14 साल की उम्र में उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। कारण, क्योंकि वहां अंग्रेजी हुकूमत के आदेश पर सिर्फ ब्रिटिश इतिहास पढ़ाया जाता था। इसके बजाय उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जिसे लाला लाजपत राय और अन्य नेताओं ने आजादी की सोच जगाने के लिए स्थापित किया था। नेशनल कॉलेज में उन्होंने नाटक लिखे और उनमें अभिनय भी किया। भारत की पुकार, राणा प्रताप और भारत दुखिनी जैसे नाटकों में वे मंच पर ऐसे बोलते थे जैसे सच में रणभूमि में हों। यहीं उनकी मुलाकात हुई भगवती चरण वोहरा, सुखदेव और यशपाल जैसे साथियों से। ये दोस्ती आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की रीढ़ बन गई। भगत सिंह किताबों के शौकीन थे। इतिहासकार चमन लाल की किताब द भगत सिंह रीडर के मुताबिक उनके पास 300 से ज्यादा किताबों का निजी संग्रह था। रूस की क्रांति, आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस के क्रांतिकारियों की कहानियां उन्हें बेहद पसंद थीं। उनके पसंदीदा विचारक कार्ल मार्क्स, लेनिन और ज्यूसेपे माज़नी। उन्होंने लेनिन की किताबें इतनी बार पढ़ी कि पन्नों के किनारे उनके नोट्स से भर गए थे। लेकिन यह सफर सिर्फ किताबों और विचारों का नहीं रहने वाला था। 1928 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इस छात्र को स्थायी रूप से क्रांतिकारी बना दिया। 1928 की सर्दियों में साइमन कमीशन भारत आया। देश भर में इसका विरोध हो रहा था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर में एक विशाल जुलूस निकला जिसकी अगुवाई कर रहे थे लाला लाजपत राय,
ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट ने जुलूस को रोकने के लिए लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठियां बरसीं और बूढ़े लालाजी जमीन पर गिर पड़े। 3 हफ्ते बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। ब्रिटिश सरकार ने बयान दिया, मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, लेकिन भगत सिंह ने इसे हत्या माना। उन्होंने कसम खाई, लालाजी की मौत का बदला लिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 शाम का वक्त लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एक अफसर घोड़े पर निकला। भगत सिंह और राजगुरु ने निशाना साधा और गोली चला दी, लेकिन यह स्कॉट नहीं था, बल्कि असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सॉन्डर्स था। सॉन्डर्स वहीं ढेर हो गया। शहर में अफरा तफरी मच गई। भगत सिंह ने तुरंत अपने बाल और दाढ़ी कटवा दी, भेष बदल लिया और भूमिगत हो गए। लेकिन अब सरकार के लिए वो पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन चुके थे। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और उनके साथी सिर्फ ब्रिटिश पुलिस के लिए नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए खतरे की घंटी बन चुके थे। लेकिन भगत सिंह का अगला कदम और भी साहसी और अप्रत्याशित था। 1929 में भारत में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पारित होने वाले थे। इनका मकसद था मजदूर आंदोलनों और राजनीतिक विरोध को कुचलना। भगत सिंह और उनके साथी मानते थे कि ये बिल ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी को और मजबूत कर देंगे। HISRA के नेताओं ने तय किया, संसद में इस बिल का विरोध सिर्फ भाषण से नहीं, बल्कि एक ऐसे संदेश से होगा जिसे पूरा हिंदुस्तान सुने। योजना बनी, दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाएगा। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। जब पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी, तभी ऊपर की गैलरी से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम फेंके। ये बम जान लेने के लिए नहीं थे, बल्कि गूंज पैदा करने के लिए थे। जैसा कि भगत सिंह ने खुद फ्रांसीसी क्रांतिकारी ऑगस्ट वैलियांट का हवाला देते हुए कहा, बम फेंकना जरूरी था ताकि बहरों के कान खुल सकें। धमाके के बाद दोनों वहीं खड़े रहे, पर्चे लहराए और नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। अगर वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन भगत सिंह का मकसद अलग था। वो चाहते थे कि अदालत उनके विचारों का मंच बने। अदालत में भगत सिंह ने कहा, हमारे बम का मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि सरकार को चेतावनी देना था। यह मुकदमा अब अखबारों की सुर्खियों में था। देश भर में छात्र, मजदूर, किसान सब उनके नाम से प्रेरित हो रहे थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस मौके को भुनाया। सॉन्डर्स हत्या केस, असेंबली बम कांड और अन्य आरोपों को जोड़कर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर देशद्रोह और हत्या का मुकदमा चला दिया। अब सवाल यह आता है, भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई? उन पर सबसे बड़ा आरोप था जॉन सॉन्डर्स की हत्या। ब्रिटिश अदालत ने इसे पूर्व नियोजित हत्या माना, भले ही असली निशाना जेम्स स्कॉट था। असेंबली में बम फेंकने का अपराध भी जुड़ गया, जिसे सरकार ने राजनीतिक हिंसा का उदाहरण बताते हुए खतरनाक ठहराया। अक्टूबर 1930 में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी। यहां से कहानी में आता है गांधी का विवादास्पद रोल। मार्च 1931 में गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इसमें ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस और जनता का एक बड़ा हिस्सा चाहता था कि गांधी इरविन से फांसी की सजा माफ करने की मांग करें। गांधी ने इरविन से इस विषय पर बात तो की, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को पैक्ट की शर्त नहीं बनाया। इतिहासकार बिपिन चंद्र अपनी बुक इंडिया की स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में लिखते हैं, गांधी की प्राथमिकता उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः आरंभ था, न कि भगत सिंह की रिहाई। इसी वजह से आज भी कुछ लोग गांधी को इस बात के लिए दोषी मानते हैं कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने के लिए अपना पूरा दबाव इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि गांधी ने बाद में कहा था, अगर मैं अपनी पूरी शक्ति भी लगा देता
तो भी शायद अंग्रेज नहीं मानते। इतिहासकार करतार सिंह दुग्गल लिखते हैं कि भगत सिंह ने गांधी को भी पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा और आंदोलन के मकसद को स्पष्ट किया। हालांकि उन्होंने अपने लिए दया याचिका नहीं मांगी। वे चाहते थे कि उनकी मौत भारत के युवाओं के दिलों में क्रांति की आग जला दे। अब एक सवाल जो अक्सर इतिहास प्रेमियों के मन में आता है, अगर भगत सिंह जीवित रहते तो क्या होता? अगर उन्हें फांसी न होती तो 1947 के बाद का भारत शायद कुछ अलग होता। उनकी सोच सिर्फ आजादी तक सीमित नहीं थी, वो समाजवादी भारत का सपना देख रहे थे। उनकी लिखी मैं नास्तिक क्यों हूं और जेल नोटबुक में दर्ज विचार बताते हैं कि वो जातिवाद, आर्थिक असमानता और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ थे। इतिहासकार चमन लाल और कुलदीप नैयर मानते हैं कि भगत सिंह जीवित रहते तो स्वतंत्र भारत की राजनीति में एक मजबूत वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष आवाज होते। शायद वो जमीन सुधार, शिक्षा में क्रांति और मजदूर किसान अधिकारों के सबसे बड़े नेता बनते। लाहौर सेंट्रल जेल की मोटी ऊंची दीवारों के भीतर 22 मार्च 1931 की रात असामान्य रूप से शांत थी, लेकिन उस शांति में एक भारीपन था, मानो खुद जेल की ईंटें भी जानती हों कि कल यहां इतिहास का एक अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। भगत सिंह अपनी कोठरी में लेटे थे, हाथ में किताब थी, लेनिन की जीवनी। अगले दिन उनकी फांसी तय थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर, कोई बेचैनी नहीं थी। जेल के एक सिपाही ने बाद में बताया, हम सोच रहे थे कि वो रात भर सो नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने हमें उल्टा हंसकर कहा, क्यों भाई, इतनी जल्दी उठाने आओगे? रात को साथ ही कैदी उन्हें मिलने आए। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन भगत सिंह हंसते हुए बोले, यारो, रो क्यों रहे हो? देखो, इस फांसी के बाद हमारी आवाज और ऊंची होगी। फिर उन्होंने धीमे स्वर में एक पंक्ति कही जो बाद में जेल से बाहर निकली और पूरे देश में गूंज उठी। किसी ने सही कहा है, मरना आसान है पर कठिन है जीत कर अपने आदर्शों पर टिके रहना। फांसी से ठीक पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जेलर से एक आखिरी इच्छा जताई, हम तीनों को साथ मरने दिया जाए। ब्रिटिश अफसरों ने इसे मान लिया। उन्होंने उस दिन सुबह अखबार पढ़ा, फिर किताब खोली, लेनिन की जिंदगी। जेलर ने कहा, भगत, तुम्हारी फांसी का समय बदल गया है, आज शाम को ही। भगत सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, पहले ये किताब खत्म कर लूं। उसने अपने साथियों को आखिरी सलाम किया। राजगुरु और सुखदेव भी उसी शाम के मेहमान थे, मौत के मेहमान। तीनों ने साथ में गाना गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला। इतिहासकार कुलदीप नैयर लिखते हैं कि झल्लाद खुद रो पड़े थे, क्योंकि उन्होंने कभी इतने बहादुर और हंसते मुस्कुराते हुए मौत को गले लगाने वाले नहीं देखे थे। 23 मार्च की शाम तय समय से 11 घंटे पहले उन्हें गुप्त रूप से फांसी घर ले जाया गया। कोई अंतिम मार्च नहीं, कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं। अंग्रेजों को डर था कि अगर जनता को पता चला तो जेल के बाहर लाखों लोग जमा हो जाएंगे। जब झल्लाद ने रस्सी उनके गले में डाली, भगत सिंह ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे हथियार सिर्फ हमारे जिस्म को खत्म कर सकते हैं, हमारी सोच को नहीं। फिर तीनों ने जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। रस्सी खींची गई और पल भर में वो तीनों इतिहास के अमर पन्नों में दर्ज हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फांसी के बाद रात के अंधेरे में ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके शवों को सतलज नदी के किनारे ले जाकर जल्दबाजी में जला दिया। जब आसपास के गांव वालों को इसका पता चला तो लोग राख और अस्थियां इकट्ठा कर रो पड़े। अगले ही दिन लाहौर से लेकर कलकत्ता, पटना से लेकर बंबई तक पूरा देश सड़कों पर उतर आया। छात्रों ने कक्षाएं छोड़ दी, मजदूरों ने हड़ताल कर दी, दुकानों के शटर बंद हो गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिर्फ इंसान नहीं रहे, वो प्रतीक बन चुके थे। और यहीं से शुरू हुआ उनका अमर होना। उनके विचार, उनके लेख, उनकी जेल नोटबुक आने वाली पीढ़ियों के लिए मशाल बन गई। उन्होंने लिखा था, किसी को क्रांति की तलवार सिर्फ विचारों की धार से तेज करनी चाहिए। आज अगर हम सोचें
अगर वो जीवित रहते तो शायद राजनीति का चेहरा अलग होता, शायद आर्थिक असमानता और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई और तेज होती। दोस्तों, भगत सिंह की कहानी सिर्फ एक शहीद की कहानी नहीं है। ये उस सोच की कहानी है जो मानती थी कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ विदेशी सत्ता से मुक्ति नहीं, बल्कि हर अन्याय, हर असमानता से मुक्ति है। अगर आपको लगता है कि भगत सिंह की यह कहानी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप भारत के ऐसे ही अनसुने वीरों की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारी वॉरियर्स ऑफ भारत प्लेलिस्ट जरूर देखें। साथ ही हमारे राणा सांगा वाले वीडियो को भी एंड स्क्रीन से देखना न भूलें।